फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मतलब कि फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो फ्लूइड के अंदर अपने को मेजर करते हैं, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है मास डेंसिटी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी फ्लूइड का कितना मास है जो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का सिंबल होता है रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये है फॉर्मूला मास डेंसिटी निकालने का। ठीक है, मास डेंसिटी, जो भी चीज इधर आ जाए मास डेंसिटी आया है तो मतलब कि मास जो है, इसको अकेली डेंसिटी भी बोलते हैं किसी फ्लूइड की, सघनता। ठीक है, कितना सघन है वो, यानी कि इतना मास उसका एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ गया। अगर मैं 1 लीटर लूं, ठीक है, खाली, जिसको आप एक विकर बोल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई फ्लूइड रखूं तो हर एक फ्लूइड कम या ज्यादा मास के अकॉर्डिंग वो आएगा। कोई तो फ्लूइड ज्यादा आ जाएगा, कोई कम आएगा। ठीक है, तो वो कितना फ्लूइड आता है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसको निकालना क्या कहलाता है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेफिनेशन, द रेशियो, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड is known as mass density. The ratio of mass of fluid and volume of fluid, ये दोनों की रेशो क्या कहलाती है, मास डेंसिटी। ठीक है, इसको मापते हैं, मास को मापते हैं किलोग्राम के अंदर, तो केजी, और वॉल्यूम को मापते हैं मीटर क्यूब, तो ये यूनिट बन गई। इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। किसमें मापते हैं इसको, केजी पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब कोई एरिया है या टंकी है जो 1 मीटर क्यूब एरिया है उसका, तो उसके अंदर 1000 किलोग्राम जो लिक्विड है वो फिल हो जाएगा। 1000 किलोग्राम वाटर जो है वो फिल हो जाएगा। अगर पारे की बात करें तो वो बहुत ज्यादा फिल हो जाएगा इसके अंदर, इससे कई गुना ज्यादा, और जो इससे कम डेंस है मटेरियल वो कम फिल होंगे। मतलब कि ऐसे ये मास जो है, मास डेंसिटी जो है वो हर एक फ्लूइड की कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो पहला टॉपिक था मास डेंसिटी। प्रॉपर्टीज के अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। पहला किया मास डेंसिटी, दूसरा आता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक वेट मतलब कि एक तो हो गया सिंपल वेट, ठीक है, किसी चीज का कितना वेट है। एक है स्पेसिफिक वेट, मतलब कि कुछ ना कुछ अपने पास एरिया है, उसके अंदर कितना वेट आ सकता है उस फ्लूइड का। पहले तो अपन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किया था कि मास कितना आ सकता है, तो उसको अपन ने क्या बोला, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आ गया क्वेश्चन की स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। ठीक है, जहां इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, द रेशियो ऑफ, या दूसरी डेफिनेशन बन सकती है, द रेशियो ऑफ weight of fluid and volume of fluid। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की वेट और वॉल्यूम का रेशो, यानी कि स्पेसिफिक वेट, जिसको मेगा से लिखते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं weight of fluid
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे आप इसका स्पेसिफिक वेट निकाल सकते हैं, ये भी याद कर लेना रचे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सिंपल वही, वेट ऑफ फ्लूइड को किससे मापते हैं? ठीक है, एन पर यूनिट मीटर क्यूब, इसकी यूनिट बन जाएगी एन पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका स्पेसिफिक वेट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, जब किसी चीज के साथ स्पेसिफिक लग जाए, मतलब कि किसी ना किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम या किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के साथ कंपेयर करना हो उसको। ठीक है, तो अब आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इसको एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? अगर आप मास डेंसिटी अपन ने पढ़ा था क्या होता है? ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, जिस भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसका मास डेंसिटी, मास, इट इज द रेशियो ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं अपन, इट इज द रेशियो ऑफ mass density of fluid and mass density of water। ठीक है, mass density of fluid to the, यहां पे to the मास डेंसिटी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, टू द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब कि S इज इक्वल टू, फॉर्मूले के अंदर अगर लिखना चाहूं तो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी लिक्विड, अगर अपन लिक्विड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, डेंसिटी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी लिक्विड की निकालनी है, जैसे कि आपका कोई पारा हो गया। ठीक है, पारा भी लिक्विड के अंदर काउंट होता है। ठीक है, या आपका कोई ऑयल हो गया, कुछ भी। ठीक है, उसकी मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इससे क्या निकाल सकते हैं? आपका उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ने किया, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। अगर फ्लूइड की निकालनी होती तो मैंने नीचे वाटर लिखा, अगर एयर की निकालनी होती, ठीक है, लिक्विड की किसी की भी निकालनी है तो नीचे वाटर लिखेंगे, मास डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर किसी गैस की निकालनी होती, ठीक है, कोई भी गैस, ऑक्सीजन की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, या किसी की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी होती गैस की, तो नीचे लिखते एयर। ठीक है, तो नीचे क्या लिखते? एयर, एयर के साथ उसका कंपैरिजन करते। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, पहले अपन ने किया था स्पेसिफिक मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाए, जो चीज जिसके साथ स्पेसिफिक लिखा है उसको ऊपर लिखना होता है ना अपन ने। अब क्या आ गया? स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, इसको लिख सकते हो वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब के स्पेसिफिक वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड।
ठीक है, वॉल्यूम को मास के साथ कंपेयर किया गया तो ये क्या बन गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, इनके कारण एक 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसके ऊपर वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी आया था, उसमें अपन ने फ्लूइड की ग्रेविटी और दूसरा फ्लूइड की मास डेंसिटी और साथ में वाटर की मास डेंसिटी का कंपैरिजन किया था, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट थी, ऊपर अपन ने वॉल्यूम लिखा था, ठीक है, नीचे अपन ने लिखा था मास। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और मास का होता है किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ये यूनिट बन गई उसकी, ठीक है। किस में मापते हैं उसको, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। जब भी आप स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालोगे किसी चीज की तो वो मीटर क्यूब पर किलोग्राम के अंदर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, कुछ लोगों को डेंसिटी और विस्कोसिटी में डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन डेंसिटी की बात कब करते हैं, जब अपन किसी चीज के अंदर कितनी सघनता है, मतलब कि एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर कितना वो मास उसका आ जाएगा फ्लूइड का, ठीक है, वो तो होगी उसकी डेंसिटी, सघनता। एक होता है विस्कोसिटी, विस्कस कितना है फ्लूइड, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, एक लेयर है फ्लूइड की, ठीक है, ये एक कोई वे है, पाथ है जिसके ऊपर फ्लूइड चल रहा है, ये एक लेयर है फ्लूइड की, ठीक है, और इसके ऊपर ये दूसरी लेयर है। अब ये दूसरी लेयर आगे ना जाए, इसके साथ जुड़ी रहे, ठीक है। एक लेयर को दूसरी लेयर के आगे जाने से रोकने वाली रेजिस्टेंस ऑफ द वे विच फ्लूइड वांट टू मूव, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का जो होता है उस फ्लूइड का मतलब कि अब ये फ्लूइड इस वे में जाना चाहता है, उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, इस लेयर के साथ, नीचे वाली लेयर के साथ रेजिस्टेंस, जिसके कारण वो फ्लूइड मूव ना कर पाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर से। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अदर लेयर, ठीक है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के मूवमेंट करने के रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड due to which it offers resistance to the movement of one layer of fluid over another layer. एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के मूवमेंट को रेजिस्टेंस, दूसरी लेयर का रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। इस लेयर को मूव नहीं करने दे रही नीचे वाली लेयर का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जितना ये लेयर रेजिस्टेंस कम डालेगी विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी, जितना ये लेयर रेजिस्टेंस ज्यादा डालेगी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये विस्कोसिटी कब कम होती रहती है, अगर शियर फोर्स किसी चीज की, जैसा कि अपने को पहले पता है, शियर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, du डिवाइडेड बाय dy, ऐसे लिखते हैं आप इसको, ठीक है। ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में किए थे, ठीक है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। लेकिन अब आप ये नहीं लिख सकते कि टाउ इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाय dy,
यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है म्यू, ये है विस्कोसिटी कांस्टेंट। म्यू क्या है? विस्कोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। द कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये म्यू जो है ये विस्कोसिटी है, ये तय करता है कि कितनी मूवमेंट होगी इतनी शियर फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। शियर स्ट्रेस जो है उसके अंदर शियर स्ट्रेन इतनी होगी अगर इतनी शियर स्ट्रेस डाली, ठीक है। अगर ये शियर स्ट्रेस कम डालने से ज्यादा शियर स्ट्रेन हो रही है तो विस्कोसिटी कम है। अगर शियर स्ट्रेस ज्यादा लग रही है उसको मूव करवाने के लिए ऊपर वाली लेयर को, शियर स्ट्रेस ज्यादा लग रही है मतलब कि विस्कोसिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी शियर स्ट्रेस भी उतनी ही ज्यादा लगेगी, ठीक है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी कम होगी शियर स्ट्रेस उतनी ही कम लगेगी, ठीक है। क्योंकि ये म्यू जो है इनटू में है ना इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो जितनी शियर स्ट्रेस ज्यादा लगेगी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जितनी शियर स्ट्रेस कम लगेगी उतनी ही विस्कोसिटी कम लगेगी, ठीक है। मतलब जो विस्कोसिटी है किसी पारा जो होता है, ठीक है, पारा की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है और वाटर जो होता है, पानी जो होता है, उसकी विस्कोसिटी कम है, ठीक है। सीधा ही पता चल गया क्योंकि उसके अंदर हाथ डालो अचानक से आपका नीचे हाथ चला जाएगा पानी के अंदर, लेकिन अगर जो पारा है मरकरी है उसके अंदर हाथ डालोगे तो आसानी से वो नीचे नहीं जाएगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है। ऐसे आप विस्कोसिटी किसी चीज की फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में आपने पढ़ा कि अगर एक लेयर जो फ्लूइड की है वो दूसरी लेयर को रेजिस्ट कर रही है कि वो मूव ना करे, उस फोर्स उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी के बारे में सारी बातें हो चुकी है, ठीक है। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? विस्कोसिटी जो म्यू है उसको मापते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया नीचे, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इससे अपन विस्कोसिटी को माप सकते हैं, ठीक है। दूसरा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये, इसको विस्कोसिटी को जो सिंपल विस्कोसिटी अपन की है इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी। दूसरा क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, चाहे इसको सिंपल विस्कोसिटी भी बोल सकते हो, डायनामिक ना लिखो चाहे सिंपल विस्कोसिटी। The ratio of dynamic viscosity to the density of fluid is known as kinematic viscosity, ठीक है, is known as kinematic viscosity। इसको कैसे लिखेंगे? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला। नेक्स्ट है राजे सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है आपका व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है ये आपके नॉर्मल आपने लाइफ में देखा होगा, ठीक है। वाटर के अंदर जब आप हाथ डालते हो, पानी का गिलास है उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश करते हो तो पहले जब हाथ डालते हो पानी थोड़ा सा चारों तरफ से नीचे हो जाता है, ठीक है। कोई भी सघन फ्लूइड है उसके अंदर आपने देखा होगा जैसे ही कोई चीज रखते हो आप तो साइडों से भी ऐसे हो जाता है वो,
ठीक है, मान लो आपने इतने एरिया के अंदर तो कोई चीज दबाई है, जैसे उंगली से दबाने की कोशिश की है, वो साइडों से भी ऐसे हो जाता है। वो एक पूरा ऊपर लेयर की तरह वर्क करता है, जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसका वाटर का। ठीक है, जैसे आपने एक कंटेनर है जार है, उसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है वाटर। ठीक है, जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हो तो वो साइडों से भी कंप्रेस हो जाता है साथ के साथ। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, साइडों से भी कंप्रेस हो रहा है। इसका कारण क्या है राजी? ठीक है, ये सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको। किसी भी लिक्विड के ऊपर वाली सतह, जो फ्री सरफेस बोलते हैं उसको, किसी भी कंटेनर के अंदर, जैसे लिक्विड है, सबसे पहले मैं एक कंटेनर बना लेता हूं। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है, जैसे वाटर, उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो ये वाली है। ठीक है, आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे सरफेस टेंशन के। कई बार क्या होता है, आप किसी जार को फुल कर देते हो, पूरा फिल कर देते हो ऊपर तक, और वो ऊपर तक फिल होने के बाद भी थोड़ा सा एरिया और ऊपर फिल हो जाता है, मतलब कि पानी जो है वो उसके बाहर वाले एरिया से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऊपर तक थोड़ा सा 1 mm ऐसा एरिया होता है जहां पर जार नहीं होता लेकिन वाटर होता है। ठीक है, जब आप उसको पूरा फिल कर देते हो ऊपर तक, वो भी किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन, कई बार आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर कोई जानवर होता है, वो पूरा इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े जो पानी के ऊपर भाग लेते हैं। ठीक है, वो भी सरफेस टेंशन के कारण भागते हैं। सरफेस टेंशन के कारण वो जब रुकते नहीं है तो उसका सरफेस इतना सही होता है कि वो उसको अब्सॉर्ब कर सकता है फोर्स को, जिसके कारण वो भाग के दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अगर वो वहां पर रुके रहे तो सरफेस टेंशन फेल हो जाएगा, जिसके कारण वो नीचे डूब जाएंगे पानी के अंदर। तो ये सरफेस टेंशन होता क्यों है सबसे पहले तो? ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट बाय विच ऑफ विच the free surface of a liquid behave like a stressed membrane। कैसे बिहेव करता है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, एक स्ट्रेस्ड मेंबर, एक पूरी लेयर जो होती है ऐसे बिहेव करती है कि वो पूरा एक मेंबर है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कहीं भी एक जगह पर फोर्स लगती है तो वो पूरी बॉडी उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये पूरी बॉडी यहां से लेकर ऐसे हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि इतना नहीं कि सिर्फ वो जहां पे फोर्स लगाई है वहीं से साइड पे हट जाए, पूरा एरिया ऐसे हो गया। बाद में जब ये फेल हो जाएगा फिर ये वापस आ जाएगी, सिर्फ उतना ही एरिया पानी में डूब जाएगा जितना आपका फोर्स लगाई हुई है, लेकिन एक बार पूरी बॉडी ऐसे लेयर वर्क करेगी। ठीक है, लेकिन ये होता किसमें? ये स्टडी फ्लूइड के अंदर होता है, बिल्कुल रुके हुए फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो ये है एक लेयर उसकी। ठीक है, सरफेस लेयर। अब क्या होता है, जब इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है वाटर। एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर कोहेशन फोर्स होती है, हर मॉलिक्यूल्स के अंदर कोहेशन फोर्स, कोहेशन होती है एक दूसरे के अपनी ओर खींचने की फोर्स। फ्लूइड के अंदर कोहेशन पावर ज्यादा होती है, मतलब कि फ्लूइड का हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा तो इसके चारों ओर बराबर फोर्स लगेगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। जैसे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, इसको अगर फोर्स दूसरा मॉलिक्यूल जो है अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है तो चारों तरफ ये है बराबर फोर्स लगेगी। ठीक है, बराबर फोर्स लग रही है, इसको चारों तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उसके भी चारों तरफ बराबर फोर्स है, चारों तरफ बराबर खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इन मॉलिक्यूल्स को किसी भी तरफ मूव करवाया जा सकता है, चाहे इसको नीचे करवा दो चाहे ऊपर। ये इतनी इनके ऊपर वो फिक्स नहीं है ये। लेकिन बात करते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस के नजदीक है, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो नीचे की ओर तो लग रही हैं, इस तरफ भी लग रही है, इस तरफ भी लग रही है, इस तरफ भी। क्या ऊपर की ओर कोई फोर्स लग रही है? नहीं। मतलब कि ये जो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को इस तरफ खींच सकती हैं, नीचे खींच सकती हैं, लेकिन ऊपर की ओर नहीं है। मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे के इस तरफ, मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है, ये नीचे की ओर जाना चाहते हैं। ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वो क्या चाहता है? वो ऊपर की ओर फोर्सेस ज्यादा, नीचे की ओर ज्यादा लग रही है फोर्सेस, ऊपर की ओर कम,
क्योंकि ऊपर कम मॉलिक्यूल्स हैं, उसको अपनी ओर खींचने के लिए नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया ऊपर की ओर बन रहा है, ये सरफेस वाला एरिया, ये क्या कर रहा है, ये नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है और साइडों में फोर्स लगा रहा है, ऊपर की ओर नहीं लगा रहा, जिससे ये एक लेयर बन जाती है पूरी। ठीक है, वो लेयर क्या काम करती है, जब इसके ऊपर कोई बॉडी अचानक से ऐसे उसके ऊपर फिट कर हो जाती है, तो ये पूरी एज ए लेयर वर्क करती है कि जैसे जहां से ये ऐसे हो जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन जब ये फोर्स ज्यादा लग जाती है, फिर ये फेल हो जाता है सरफेस टेंशन, और वो चीज अंदर डूब जाती है और लेयर वापस ऊपर फिर से ऐसे बन जाती है। ठीक है, तो ये है सरफेस टेंशन। ठीक है, डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट ड्यू टू विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक ए मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरा एक लेयर की तरह वर्क करता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, विच इज कैपेबल टू रेसिस्ट ए स्लाइट अमाउंट ऑफ फोर्स या टेंशन, जो कि बहुत ज्यादा थोड़ी सी जो फोर्स लगती है इसके ऊपर, उसको ऑब्जर्व करने की फोर्स रखता है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है खुद ही, इतना इसके अंदर टेंशन होता है। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू कोहेशन के कारण, कोहेशन फोर्स या कोहेशन प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के कारण ये सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, तो ये बना लेना आप लोग, सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, सरफेस टेंशन के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्री सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर चल सकते हैं इंसेक्ट्स, क्यों, क्योंकि फास्ट स्पीड से भाग के आते हैं, और सरफेस टेंशन जो होता है फ्लूइड का, वो उनको रोक के रखता है, नीचे नहीं जाने देता, जिसके कारण वो इंसेक्ट्स क्या है, फ्री बॉडी फ्री सरफेस के ऊपर भाग सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, दूसरा है, जैसे आपने रेन ड्रॉप होती है, रेन ड्रॉप जैसे ही नीचे पानी रुका हुआ होता है पूरा, उसके ऊपर आकर गिरती है, तो वो फ्री सरफेस जो होता है वो उसको वापस ऊपर की ओर फेंक देता है, जिससे रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप में ऐसे बन जाती है। ठीक है, रेन ड्रॉप जब गिरती है पानी उसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर गिरती है, तो नीचे गिरने के बाद एक बार तो वो लेयर से टकराती है, लेयर उसको वापस ऊपर की ओर फेंक देती है, जिससे वो स्फेरिकल शेप के अंदर ऐसे बन जाती है। ठीक है, खाली जो जमीन है उसके ऊपर पानी फेंक के देखना, वो कभी उछलेगा नहीं, लेकिन पानी के अंदर पानी फेंक दिया तो वो उछलेगा, वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। वो क्यों आता है, क्योंकि नीचे जो होता है पानी, वो उसकी लेयर बन गया ऊपर, उसके ऊपर ड्रॉप गिरती है तो वो वापस ऊपर की ओर उछल जाती है। ठीक है, इसीलिए वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। ठीक है, और तीसरा है कंटेनर। मैंने आपको बताया था कि कंटेनर जो है वो अपने साइज से थोड़ा सा ज्यादा फिल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन पानी को बाहर बिखरने नहीं देती। ठीक है, वो उसके ऊपर ऐसे गुबार की तरह बन जाता है। जैसे कोई कंटेनर आपने ले रखा है, इसके ऊपर पानी भरा, तो पानी ऐसे इसके ऊपर फिल हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है, जार का एरिया इतना था, जार के ऊपर बाहर निकल गया पानी इतना। ठीक है, ये भी वाटर है, लेकिन यहाँ पे जार नहीं है। ये क्यों हुआ, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की सरफेस टेंशन के कारण वो ऊपर ऐसे बाहर निकल आया। ठीक है, कुछ फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, कुछ फ्लूइड्स का सरफेस टेंशन कम होता है। ठीक है, वो जैसे जैसे जिस फ्लूइड का सरफेस टेंशन कम होता है वो कम ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, जिसका ज्यादा है वो ज्यादा ऊपर तक जा सकता है, और वो ज्यादा जो है उसके ऊपर बॉडी मूव कर सकती है, कोई भी चीज मूव कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्यों हुआ था, कोहेशन फोर्स के कारण। तो कोहेशन, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है कि कोहेशन क्या होता है, व्हाट इज कोहेशन। कोहेशन होता है दो पार्टिकल्स को आपस में, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड के दो पार्टिकल्स, दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फ्लूइड की क्या कहलाती है, कोहेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड due to which the particles